सबको मेरा नमस्कार। शुक्रिया कोकोनट थिएटर एंड ticketninja.in फॉर इनवाइटिंग मी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है विदेशिया पे और भिखारी ठाकुर पे कुछ बात करना है। कैसे एक फॉर्म, थिएट्रिकल फॉर्म, फोक का एक फॉर्म बड़ी प्रसिद्धि लेके डेवलप होता है और पूरे बिहार और पूरे पूर्वांचल की पहचान बन जाता है। तो मुझे इस पे बात करनी है और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब। ही इतना शानदार है, इतना अट्रैक्टिव है कि मुझे लगा कि एक बेहतर ढंग से आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पीछे पता चला कि आपने 100 से अधिक लोगों को इनवाइट किया हुआ था, थिएटर जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों को, और इस बार ये सेकंड सेशन जो है लोक पे है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी एक बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि मैं भोजपुर इलाके के एक फॉर्म के ऊपर बात करूं, कैसे वो डेवलप हुआ और कैसे वो हमारी एक सांस्कृतिक पहचान बन गया। मैं अपने बारे में पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर एम के पांडे है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में पढ़ाता हूं। एक कॉलेज है सत्यवती, वहाँ पे उस कॉलेज के एक बड़े थिएट्रिकल, वहाँ पे बड़ी उसकी एक स्टैंडर्ड उसका रहा है, उसकी एक पोजिशनिंग रही है वहाँ, खासतौर पर नुक्कड़ नाट्य को लेके। और शमसुल इस्लाम जैसे लोग वहाँ थिएटर करते थे। इनफैक्ट मनोज वाजपेयी जैसे लोग पहले वहाँ से थिएटर शुरू करके फिर आमजस गए, इस तरीके से। तो मेरा परिचय इतना ही है कि मैंने तो कैसे ये जो भोजपुर इलाके का नाटक है विदेशिया कैसे एक बड़ी पोजीशन लेता है। तो मैं थोड़ा सा ये लूँगा, अपने सेट बता दूँ आपको पहले बोलने के कि 3 हिस्से छोटे छोटे होंगे। और चूंकि मैं एक टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मुझे उसी हिसाब से अपनी क्लासरूम की तरह ही रखूँगा कि बहुत ज़्यादा खींचूँ ना बात को और टू द पॉइंट रहूँ। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ विदेशिया पे। भिखारी ठाकुर जो विदेशिया के प्रणेता माने जाते हैं, जिनसे माना जाता है कि भिखारी ठाकुर ही वो दरअसल आदि पुरुष हैं विदेशिया के, जिनसे ये विदेशिया नाटक या नाट्य फॉर्म शुरू हुआ। लेकिन भिखारी ठाकुर के भोजपुरी इलाके के कल्चरल लाइफ में घुसने से पहले इस इलाके का थिएट्रिकल स्वरूप क्या था, यह अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। नेटुआ का नाच और जोगीरा एक लोक नाट्य विधाएं हैं वहाँ की, उसके मूल में निश्चय ही कोई एक परंपरा रही होगी पुरानी जो चली आ रही होगी इस इलाके में, और उसी को बीज रूप में ग्रहण करके बंगाल की जात्रा और बाउल जैसी चीज़ों को देखा था भिखारी ठाकुर ने, क्योंकि इस इलाके में माइग्रेशन एक बड़ा समस्या है। तो वो कलकत्ते की तरफ गए थे कमाने के लिए, और 1917 में इनके नाटक का पहला स्टेपिंग करते हैं, वहाँ से उठते हैं। क्योंकि जब ये कलकत्ते में थे उस दौरान उन्होंने उड़ीसा में रामलीलाएँ, रासलीलाएँ, बंगाल में देखा, ये सारी चीज़ देखी उन्होंने और सोचा, उनके मन में एक जहन में सवाल उठा कि भोजपुरी इलाके का कल्चरल साइन क्या होगा, उसका थिएट्रिकल पहचान क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि भिखारी ठाकुर की कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हुई थी थिएटर की, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। इनफैक्ट वो स्कूल गए भी नहीं थे, पढ़ने लिखने के लिए भी नहीं गए थे। तो जो भी उनका जाना पहचाना था वो सारा का सारा लाइफ के स्कूल में था, और बैठ की संगत में, दोस्तों की संगत में उन्होंने कुछ लिखना, पढ़ना, अक्षर जोड़ना सीख लिया था। तो ये एक बड़ा आश्चर्यजनक मसला है कि एक व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है, अक्षर ज्ञान, थिएटर का कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसका, लेकिन जब वो कलकत्ते में जाता है कमाने, तो मेदिनीपुर में और दूसरी जगहों पे जब वो थिएटर के अलग अलग फॉर्म देखता है, तो वो कहता है कि मैं अपने यहाँ लौट के कुछ करूँगा। ये बड़ी चीज़ है जिससे समाज में बड़ा चेंज लाया जा सकता है। तो एक बड़ा फॉर्म ये डेवलप हुआ। और मैं आपको बताऊँ कि तो जो उन्होंने कलकत्ते से लौटने के बाद दूसरी जगहों के आर्ट फॉर्म को देखने के बाद जब अपने यहाँ आए, तो उनके रंगमंच का जो स्वरूप सामने आया वो भोजपुरी के लिए एकदम नया था। और उस समय तक नेटुआ के नाच जो परंपरा से चल रहा था, नेटुआ नाच में भी पुरुष नाचते थे, तो नेटुआ के नाच का की कल्पना करना बिल्कुल ही मतलब किसी के बस में नहीं था कि इसके बाहर भी कुछ हो सकता है क्या ये जो नाच चल रहा है, लड़के जिसमें लड़कियां बन के नाच रहे हैं, ये फॉर्म थिएटर का क्या वाकई इससे अलग कुछ लोकोपदेश जैसा काम कर सकता है क्या? यानी इसमें कुछ मैसेज, कुछ एजुकेशन, कुछ लोगों को जागृत करने की बात भी कही जा सकती है क्या? तो अब तक ये नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि अपना पहला नाटक जब लेके उतरे वो विदेशिया मंच पर, तो इतना पॉपुलर हुआ, उतना हिट हुआ
कि लोग उसे विदेशिया का नाच कहकर पुकारने लगे कि विदेशिया का नाच, विदेशिया का नाच। तो ऐसे विदेशिया नाटक, जो बेसिकली एक नाटक था, वो एक नाच के तौर पे डेवलप हुआ। लेकिन इस पॉपुलैरिटी का एक अलग ढब बन गया, जो आज तक ढब बना हुआ है। वो मान के चलते हैं कि विदेशिया एक नाट्य विधा है। कोई पॉपुलैरिटी इतनी हो जाए किसी नाटक की, बिरला ही इंडियन थिएटर में है कि किसी नाटक के नाम पर एक पूरा फॉर्म मान लिया जाए। तो विदेशिया के अलावा भिखारी ठाकुर ने 11 नाटक और लिखे, और वो कोई भी नाटक करते थे आम जनता के लिए, जो ऑडियंस उनकी थी उनके लिए हमेशा वो विदेशिया का नाच ही रहा, क्योंकि आप जानते हैं इस इलाके में नाच ही सबसे इम्पोर्टेंट था। तो नाच का जो एरिया है भिखारी ठाकुर का, ये पूरा पूर्वांचल जो ईस्टर्न यूपी है और भोजपुरी इलाका है बिहार का, ये पूरा सेक्शन रहा। और पॉपुलैरिटी ऐसी हुई कि जब इस इलाके के लोग पलायन करके माइग्रेट होके असम तक जाया करते थे, मोरंग की तरफ जाया करते थे, उन इलाकों में, असम के बारे में तो एक रेफरेंस है कि जब वो अपना नाटक लेकर वहाँ पहुंचे तो वहाँ के सिनेमाघरों में ताला लगने की नौबत आ गई थी, क्योंकि साप्ताहिक मंडियों में भोजपुरी इलाके के बहुत सारे लोग बसते थे। और इतना जबरदस्त था प्रभाव में एक इस लोक नाटक का, इस लोक नर्तक का, इस लोक कलाकार का, कि वहाँ के सिनेमा घरों में ताला लग गई। तो लोगों ने शिकायत किया अफसरों से कि इनका नाच बंद कराया जाए। ऐसा कम ही देखने में आता है। तो एक तो ये पॉपुलैरिटी की रही। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात है कि मंचीय कलाओं में इस इलाके में उस तरीके से जागृति तो थी नहीं। फिर महिलाओं का प्रवेश तब भी स्टेज पे वर्जित था, इनफैक्ट सिनेमा में वर्जित था। 1917 में अगर पहला कोई नाटक लेके अपना आता है लोक नाटक, और वो आदमी चाहता है कि थिएटर पे जब राजा रानी का मान लीजिए किस्सा रचा जाए तो रानी एटलीस्ट एक लड़की हो, तो वो पॉसिबल नहीं था। आप मुंबई से हैं, आप सब लोग मुंबई के मुख्य जगह है वो थिएटर और सिनेमा की, आप जानते हैं इस दुश्वारी को कि जब ये तो अशिक्षित और एक तरीके के अभावग्रस्त समाज में एक कलाकार जूझ रहा था कि एक अभिनेत्री होनी चाहिए। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, सिनेमा के शुरुआती दौर में जब दादा साहब फाल्के अपनी पहली फिल्म, हिंदुस्तान की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के लिए महिला पात्र ढूंढ रहे थे, तो उनकी कोशिश कहाँ गई? उन्होंने वैश्यालयों में भी ढूंढा, लेकिन कोई नायिका का रोल करने को तैयार तो हुई नहीं थी, जबकि धार्मिक फिल्म थी। तो तारामती की रोल के लिए सालुंखे जो एक वेटर था उसको चुना गया। और ये आप समझिए कि जब लड़कियां स्टेज पे नहीं हैं तो निश्चित तौर पे इस प्रदर्शनकारी कला जगत के सामने इस समस्या का निराकरण जो था मजबूरीवश ही मान लीजिए पुरुषों द्वारा ही संभव था। और भोजपुरी इलाके में तो अभी भी स्थिति इतनी मजबूत नहीं कि कोई मुख्य धारा में आकर महिला कोई नाटक करे, लड़की एक्ट्रेस बने। हालांकि पूनम सिंह एक रही जो एक अपवाद के तौर पे ज़रूर हैं, जो अपनी बेटियों के साथ भिखारी ठाकुर के नाटकों का मंचन करती रही हैं और बड़ी सादगी से करती रही हैं। लेकिन फिर भी ये इलाका पूरा इस तरीके से रहा नहीं, इतना उदार नहीं रहा। तो लड़के को ही लड़की के तौर पे इन्होंने उतारा। तो लौंडा नाच एक बेस के तौर पे काम करता है इसमें, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो आपने सुना होगा लौंडा नाच का जिक्र, तो मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा कि ये कैसे ये आधार बनता है। तो उन दिनों गांव में पर्दा प्रथा का चलन था, तब पूरे पुरुष शासित समाज में जो पैट्रियार्की थी उसमें मर्दों के साथ नाच देखना तो वर्जित था ही। तो ऐसी स्थिति में तो कल्पना की नहीं जा सकती, जैसा हमने कहा कि मंच पर कोई स्त्री पात्र उतर जाए, कोई एक्टिंग करे। तो भिखारी ठाकुर ने जिन लड़कों में कलात्मक प्रतिभा थी और जो थोड़ा सा स्त्रियोचित, थोड़ा सा जिनका हाव भाव था, उन सबको मंच पर उतारा। लौंडे के नाच का प्रचलन जो था पहले से था, नचनिया का नाच, लेकिन उसको उन्होंने एक आर्टिस्टिक वे में एक उसमें मीनिंग भर दिया। जो अब तक यूं ही चल रहा था उसको एक सार्थक स्वरूप दे दिया। उन्होंने साड़ी, टिकुली जो बिंदी होती है, गहनों आदि से सजा उजा कर, मुर्दा शंख वगैरह से पूरा मेकअप करके, ये सब लोकल टर्मिनोलॉजी है, पुरुष नर्तकों को मंच पर उतारा। और भिखारी ठाकुर ने छोकरे के नाच की, यानी लौंडे नाच की, नचनिए के नाच की सार्थक ढंग से प्रस्तुत करके शोहरत पाई। हालांकि इस पूरे नाटक में जो इस लौंडे के नाच का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दरअसल लोग मानते हैं कि भिखारी ठाकुर ने ही इसको शुरू किया। हालांकि ये बात सच नहीं है। हाँ, भिखारी ठाकुर ने इसमें सार्थक इनपुट डाल के इसको एक मीनिंगफुल बना दिया, जैसा मैं कह रहा था। और
जिन दिनों मैं रिसर्च कर रहा था उन दिनों एक शोध कर रहा था कि क्या वाकई भिखारी ठाकुर ने लौंडा नाच को कैसे अपना टूल बनाया और कैसे इसको बड़ा इतना इंटरेस्टिंग बना दिया। तो जितने लोगों से बात करूं वो भिखारी ठाकुर के नाटकों को विदेशिया कोई नहीं कहता, भिखारी ठाकुर के नाच को हमने देखा है। जितने लोग थे जिन्होंने देखा था, मेरा एरिया उन्हीं लोगों पे था, 101 लोगों पे, और काफ़ी एजेड लोग 71 में तो नहीं रहे भिखारी ठाकुर, तो आप समझ सकते हैं वो कितने एजेड लोग रहे होंगे। तो दुनिया जो है कहती थी कि नाटक कराने में वो पारंगत थे और रंगकर्म पर उनका अधिकार सर्वाधिक, जो कहते सर्वाधिकार था हर फील्ड में। जगलाल विद्यार्थी ने भिखारी ठाकुर पर जब बात की तो ये बात लिखा अपने एमफिल में, उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने भिखारी ठाकुर को किताबों से जाना है वो 50% ही जानते हैं, लेकिन भिखारी ठाकुर की असली प्रतिभा होती थी मंच पर। तो जिन्होंने स्टेज पे नहीं देखा वो भिखारी ठाकुर को पूरा नहीं जान सकते। उस पीढ़ी में मैं भी हूँ, आधे वाले में, जिन्होंने किताबों के मार्फत जाना, उनके लोगों के उनके साथ जिन्होंने काम किया उनके मार्फत जाना। तो ये अपनी एक सीमा हो सकती है, लेकिन जो बैठ के रही उसमें ये बात रही है। तो दुनिया उनको एक नाच मंडली के प्रवर्तक के तौर पे, सूत्रधार के तौर पे, संचालक के तौर पे ही जानती रही। तो जो लोग हैं, मतलब जो भोजपुरी इलाके के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि नाटक का संचालन हो, व्यवस्थापक के रूप में हो या सूत्रधार के रूप में हो, नाटक के मंडली के प्रवर्तक के रूप में जानती है। और एक और बात खास तौर पे जोर देके कहते हैं कि यह सच है कि बलिया हो, आरा हो, बक्सर हो, छपरा हो, इस इलाके में भिखारी ठाकुर के मुकाबले का कोई नाच कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंटल किया था। और एक और बात है कि लोग ये भी कहते हैं एग्जेजरेशन में, मान लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि सच में ऐसा रहा है कि कोई क्या बराबरी करेगा सिनेमा का चित्र। आसाम का रेफरेंस आपको दे चुका हूं कि लोग फिल्म छोड़ चुके थे, फिल्म हॉल में ताला लगने की नौबत आ गई थी, क्योंकि माइग्रेटेड लेबर जो थे वही देखा करते थे। तो वो जो चीज़ें थी उसमें उन्होंने कहा कि उनके स्टेज पर उतरने के बाद पूरे टोटलिटी में नट सम्राट थे भोजपुरी के भारतेंदु भी कहे जाते हैं। तो कहा जाता था कि स्टेज पे जब उतर जाते थे तो वो चाहे तानसेन हो या बैजू बावरा हो, जिस तरह से अपने फील्ड में थे, वो हजारों हजार की भीड़ के आगे अलग प्रतिभा के साथ सबको मोह लेते थे। इनका एक नाटक है बेटी बेचुआ। बेटी बेचुआ कोयलरी में, जिस पे गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी रची गई पूरी, या फिर उस कोयलरी के आसपास यशराज चोपड़ा ने जो काला पत्थर रचा, और भी कई फिल्में हैं। तो उस कोयलरी में जब इन्होंने खेला और बेटी बेचुआ कैसे एक सामंती समाज में बेटी बेचने का एक रिवाज चला था और कैसे वो बेटी रो के अपनी गाती है, क्योंकि भिखारी ठाकुर का सारा नाटक लिरिकल है, गा के जब कहती है तो पूरे लोगों ने, हजारों लोगों ने वहाँ हाथ उठा के प्रण किया, भरे आंखों से, भरे गले से, कि हम जिंदगी में कभी बेटी को बेमेल शादी नहीं करेंगे या अपनी बेटी को बेचेंगे नहीं। क्योंकि जमींदार वर्ग के लोग, जो पावरफुल लोग थे, पैसे वाले थे, वो गरीबों की बेटियों को खरीद लिया करते थे। तो ये नाटक की ताकत थी। मैं ये बार बार सुनता हूँ और बिल्कुल भिखारी ठाकुर के संदर्भ में ये बिल्कुल सही फिट मानता हूँ कि सही बैठता है कि एक डॉक्टर एक व्यक्ति को बचाता है, लेकिन एक कलाकार जो है, एक रंगकर्मी जो है, एक मरते हुए समाज को जिंदा कर देता है। तो ये ताकत भिखारी ठाकुर के यहाँ थी। फिर ये बात थी कि इस हिंदी पट्टी जो कहे जाने वाले इलाके में है, भोजपुर का इलाका, उसमें भारतेंदु से पहले हिंदी रंगमंच का स्वरूप क्या था या कौन सी शैली मशहूर थी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन ठीक इसी तरह भिखारी ठाकुर भोजपुरी अंचल के थे, तो भोजपुरी अंचल के रंग परिवेश की कल्पना जो करना ही मुश्किल था भिखारी ठाकुर के पहले। हालांकि ये जरूर है कि लौंडा नाच, नेटुआ नाच आपने सब सुना होगा आप लोगों ने, या जट जटिन, सामा चकेबा, झिझिया, पवरिया, लोरिकायन, गोड़ाऊ नाच, घंटी कचनाया, लकड़ी खेला नृत्य, महावीरी झंडा नृत्य, झूमर आदि, ये सब समाज में थे। और इन सब से अपने टूल्स लिए भिखारी ठाकुर ने और अपने रंगकर्म को समृद्ध किया। दूसरा, जहाँ तक लौंडा नाच का फॉर्म है, मुझे लगता नहीं कि लौंडा नाच पे आप लोगों को बहुत डिटेल बताने की ज़रूरत है, लेकिन इतना जान लीजिए कि स्टेज पे पुरुष स्त्री बन के उतरता है और अभिनय के प्रसंग में नाच चलता रहता है। इसमें लड़के ही भाग लेते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में लड़कियों का ऐसे काम के लिए उपलब्ध होना दुष्कर है। इन्हीं लड़कों को लौंडा कहा जाता है। वेस्टर्न यूपी में लौंडे का मतलब गबरू जवान के लिए है, लेकिन भोजपुरी इलाके में लौंडे का मतलब वैसा लड़का जो थोड़ा सा जनाना हाव भाव वाला है
उसके लिए ये प्रयोग करते हैं। तो अभिनय करते हुए 2-3 पात्र रंगमंच पर आते हैं, अभिनय के क्रम में नाचते भी हैं, और जो इनका नाच चल रहा होता है उस समय ढोल, सारंगी, हारमोनियम पीछे की साइड, समाजी जिसे कहते हैं, अन्य लोक नाटकों की तरह वहाँ भी जो चौतरफा या 3 तरफा स्टेज होता है और पीछे एक चादर या कनात तान दी जाती है, वहाँ सारे समाजी बैठे होते हैं। तो इसमें भी वैसा ही होता है। और कई लोग कहते हैं कि इसमें संगीत पे कोई ताल पर नृत्य नहीं होता, इसका कोई ग्रामर नहीं होता, एक खास तरीके के उनके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसी को लेके करते रहते हैं। लेकिन लॉन्डो में जो नाच करने वाले लोग हैं उनके यहाँ कुछ लोग के कुछ व्याकरण हैं नृत्य के, इसमें मसलन जलेबी छानना या पाउटी काटना, इस तरीके का, तो वो अलग तरीके का है। यानी वो जब मंच के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत तीव्र गति से नाच किया जाता है, और कौन कितना तीव्र गति से नाच सकता है ये उसको उतना ही सफल माना जाता है। तो ये एक तरीके का बड़ा मादक नृत्य संरचना है, और इसको भिखारी ठाकुर ने सही मायने में एक तरीके का इज्जतदार एक स्थान दिलाने की कोशिश की। हालांकि अभी भी लौंडा नाच अब तो खैर खत्म होने के कगार पे है, तो वो एक्चुअली अब खत्म होने के कगार पे, तो अब उसका जो है उस तरीके से रह नहीं गया है। मतलब अब उस तरीके से कि जो नाचते हैं उन कलाकारों को समाज में रिस्पेक्ट भी नहीं है, क्योंकि उसके बारे में जो थिएटर वाले लोग हैं वो भी लिखते हैं। जैसे बिहार की लोक नाट्य विधाओं पर जिन्होंने काम किया, महेश सिंह जी ने, उन्होंने लिखा है एक जगह कि ये लोग सस्ते किस्म का नाच करते हैं और इसी में प्रवीण होते हैं नाच करने में। सारंगी, तबला, कंसी आदि की संगति पर जवान नेटुआ छोकरे यानी नाच के लड़के साड़ी, ब्लाउज या सलवार कुर्ता या लहंगा ओढ़नी, महिलाओं वाले वस्त्राभूषण पहनकर नाचते हैं, और अपनी कमर पर बल देकर कूल्हों को मटकाकर सस्ते उत्तेजक हाव भाव से ये लोगों को, दर्शकों को आंख मारते हुए नाचते हैं, अजीब अजीब से एक्सप्रेशन देते हैं, और इस तरीके से एक नाटक का क्रम भी चलता रहता है। तो फिर वो एक तरीके का अलग सा समा बांध देते हैं। भिखारी ठाकुर ने इस तरीके का मतलब एक सेटअप बनाया कि इसको एक रंग दे दें हम, वो सिर्फ नाच तक सीमित न रहे बल्कि किस्सागोई का एक माध्यम बने, और किस्सागोई का माध्यम बने तो साथ में कलाकार जो बात करे वो कलाकार एटलीस्ट कोई सार्थक बात करे। क्योंकि हम बार बार पोइट्री की जब थियरीज पे बात करते हैं तो हमारे व्याकरणाचार्यों ने लिखा है ना कि केवल कविता ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। तो शायद लोक श्रुति में भिखारी ठाकुर को ये चीज प्राप्त रही होगी कि उन्होंने इस विषय को समझा कि नाच से कुछ नहीं है, लेकिन नाच वही है जिसमें कुछ बात का मर्म भी हो। और शायद यही वजह थी जिसका जिक्र हमने किया, कोयलरी में लोगों ने कसम खाई कि हम अपनी बेटियों को नहीं बेचेंगे या बेमेल विवाह नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो है ना, दरअसल भिखारी ठाकुर ने इस तरीके की कई सारी कलाओं को एक साथ समन्वित रूप से लाए, टोटालिटी में लेके आए और उसको फिर भोजपुर के स्टेज पर उतार दिया, और इसके बाद इनका एक स्टेटस बन जाता है। इसी संदर्भ में एक बात बताऊं कि इधर लौंडा नाच को रिप्लेस करने में जब ऑर्केस्ट्रा कल्चर आया तो इधर की लोक संस्कृति को डेमोलिश कर दिया ऑर्केस्ट्रा वालों ने। लेकिन आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद दिला दूं कि आपने शायद फिल्म देखी होगी तीसरी कसम। तीसरी कसम का नायक कहता है उसमें हीरोइन को कि कहाँ चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में इस परंपरा के लोप के कई चिन्ह मतलब बताते हुए कहता है कि कहाँ चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में नाच वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने निकल जाने को कहा था घर से, और कथानायक जो है वो हीरामन, उसने अपने मतलब हीरोइन को जो वहीदा रहमान प्ले कर रही हैं, जिस नाच वाली नौटंकी वाली नायिका का, नर्तकी का, हीरोइन का, तो वो उनको कहता है कि आपका चेहरा बिल्कुल नाच के, छोकरा नाच के यानी लौंडा छोकरा नाच के मनुआ नट की तरह है। और आप देखिए इसी इलाके में अविनाश मिश्र का एक नाटक भी है, बड़ा नाटक किया कौन, इसमें भी फूलचंद लौंडा नाच का ही प्रतिनिधि पात्र है, जिसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और उसकी पत्नी भी इसमें उलाहना देती रहती, अरे मैं जानती कि तुमसे नाच नौटंकी छोड़ के कुछ नहीं होगा, तो मैं तुमसे शादी नहीं करते, तुम इधर उधर छिछियाते फिरते हो, कभी दिलरुबा, महबूबा और चंपाकली वगैरह बन के। तो आप सोचिए ये इस इलाके में इस नाच को लेके उपेक्षा का भाव रहा। लेकिन भिखारी ठाकुर ने इन्हीं नाच के साधनों के साथ बहुत बेहतर ढंग से उठाया। एक भिखारी ठाकुर पे किताब आई सूत्रधार, आप सबको पढ़ना चाहिए। उसमें संजीव ने, जो उसके लेखक हैं, उन्होंने बड़े ढंग से लिखा है कि भिखारी ठाकुर का किरदार एक जगह
नेपथ्य में खड़ा होकर सोच रहा है, इस लौंडा नाच को देखते हुए कलकत्ते से लौटा है और कह रहा है बाहर से तमाशा देखना अलग बात है और भीतर से घुसकर देखना अलग बात है। लौंडों के मतलब के चेहरे पर रंग पोतना, नकली स्तन बांधकर, सकली बांधकर, लहंगा चोली पहनना, सज धर कर पाँव में घुंघरू बांधकर छमक छमक चलना, टेबल डुग्गी और नगाड़ा दो छोटे वो होते हैं कमर में बांध के वो बजाते हुए जोकर जो चलता है, लबार जिसको कहते हैं, वो लहंगा चोली पहन के और हीरोइन के नचनिया के अगल बगल घूमता रहता है अपने अपने अजीब अजीब हरकतों से लोगों को हंसाते हुए। तो गोया नाच न हुआ फसल की मड़ाई हो गई, बिल्कुल ऐसे कमर को मत्ते थे। तो तमाम छिछोरे गीत कि हमरे जोबना पे आयल बहार राजा, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। ये किरदार सोचता है भिखारी ठाकुर का जब ये उनके जीवनी आप पढ़ते हैं। तो उनके इस उपन्यास के इस सेक्शन को जब आप देखेंगे तो भिखारी ठाकुर के रचना प्रक्रिया को, उनके थिएट्रिकल डेवलपमेंट को, उस पूरे प्रोसेस को आप समझ पाएंगे कि एक एक्टर, एक थिएटर वाला, एक फोक थिएटर का आर्टिस्ट अपने बनने की प्रक्रिया में कितने आत्ममंथनों से गुजरा है, कितनी पीड़ाओं से गुजरा है। तो नाच के नाम पर धोबी धोबिन जैसा दृश्य बार बार उनके दिमाग में आता था, धोबी धोबिन होता था, ऐसे ही थोड़ा सा फुहड़ होता था, तो उसको पहले यूज किया गया। और इसकी प्रेरणा में कौन सी मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी अंतः प्रेरणा कहाँ से आई, ये कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ठीक मालूम नहीं है, लेकिन ये समाज में मौजूद था। तो सारी चीज़ों से एक्टर जूझ रहा है। तो देखिए, लोक कलाकार और नर्तकों को आप लौंडा नाच शब्द से जब कहते हैं ना, तो कई लोग भोजपुरी इलाके के या बिहार के लोग इसको बुरा मानते, कहते हैं कि यार लोक नर्तक है, लोक कलाकार कह लो, इस शब्द को हटा दो। क्योंकि हबीब तनवीर के नाटक हो, नाचा के लोग हों, चाहे कथक वो थेरुकुट्टू के लोग हों, या फिर उड़ीसा का गोटी पुआ हो, इन सब में सब तो स्त्री बन के ही नाचते हैं। या फिर भाव के तौर पे वो कई लोग कहते हैं कि जो हमारे बिरजू महाराज जी हैं जब कथक करते हैं तो स्त्री ही तो बन जाते हैं, पुरुष तन में एक स्त्री का भाव लेके आ जाते हैं। तो जो ऐसा करता है उसको आप लौंडा कहते हैं अपने यहाँ के। और बाकी लोग जो एस्टैब्लिश हैं, थोड़ा हैरार्की, कल्चरल हैरार्की का जो मसला है, ये बार बार उठ के आता है। तो खैर, ये तो एक बात हुई। दूसरा, अब जो बात है उस बात के पॉइंट पे हमें आना है कि हमें लौंडा नाच के शिल्प विधान पे बहुत बात नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें विषय विदेशिया पे बात करनी है। तो मैं उस विदेशिया पे सीधे आता हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि एक मोटी सी चीज़ बस बताऊंगा कि विदेशिया जो होता है ना, उसके लिए आप जो भी लोक रंगमंच जानते हो, जानते हैं कि 3 तरफ से खुला होता है। तो भिखारी ठाकुर के नाटकों का प्रदर्शन भी अमूमन खुले मंच पर ही संपन्न किए जाते रहे, या सामियाने के नीचे। इसके लिए काम चलाऊ मंच बनता था, जिसके चारों कोनों पर लंबा खंभा गाड़ा जाता था, पीछे खंभे पर एक पर्दा टंगा होता था बैक साइड में, और ताकि पर्दे के पीछे से नेपथ्य का काम हो सके, यानी एक्टर उसके किनारों से घुस जाता था और जो म्यूजिशियन थे उसी में से एक्टर हुआ करते थे। उठ के गाना बजाने लगते थे बैठ के, और उठ के फिर किरदार में घुस जाते थे। मैंने स्क्राउलिंग अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर या थियरी काम नहीं करेगा, लेकिन वो बजाते बजाते एकाएक उस किरदार में घुस के एक्टिंग करके फिर अपना पार्ट खेल के, अपना डायलॉग डिलीवरी करके, लोगों से इंटरेक्ट करके फिर गाने बजाने में सहयोग देने लगते थे। तो ये लोक की विधा है, इसमें ये चीज़ें चलती रहती हैं। और दूसरा, उस समय पेट्रोमैक्स का था तो सारी लाइटें उससे होती थी, और पूरे टाइम में मंच के संस्कृत नाटकों की तरह मतवारनी जैसी चीज़ लगाई जाती थी, जिस पर लगा दी जाती थी, लाइट होता रहे, जिसे गवध कहा गया है। और ये पूरे नाटक के दौरान जलता रहता था। शुरू में ये पूरे रात का मसला होता था। मंगलाचरण से शुरू होने वाला हर लोक नाटक ऐसे शुरू होता है, कुछ रेफरेंसेस लेते हैं, फिर लबार जैसी चीज़ें होना। तो ये विदेशिया में भी यही रहा। और आप देखेंगे कि विदेशिया का जो है जो पूर्व रंग है, वो उसमें भी ईश्वर की आराधना से शुरू होता है, जैसे होता है वो। और फिर उसके बाद जो है पहला दृश्य खत्म होता है तो चौपाइयों में चलता है सब कि पीयू के प्यारी रखन लागे, करी छल कछुक धीरे दई भागे, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। विदेशिया पर मोटे तौर पे हमें बात करना, तो मैं आपको विदेशिया पे ही बात करके अपनी बात खत्म करूँगा, क्योंकि मोटे तौर पे ये नाटक समझना ज़रूरी है। मैं नाटक शब्द कह रहा हूँ जो कि अपनी पॉपुलैरिटी में उसने बड़ा चेहरा बना लिया, अपना बड़ा थिएट्रिकल चेहरा बना लिया उसने, और इस इलाके में वो एक नाट्य विधा के तौर पे माना जाता है। यानी पूर्वांचल का, बिहार का कोई भी थिएटर अगर पहुंचता है अपनी कथा कहते हुए, उसमें लौंडा नाच का विधान रख के कहते हैं कि हमने विदेशी स्टाइल कर दिया, या कुछ ऐसा सिग्नेचर मार्क दे देते हैं।
तो मैं बताऊं आपको कि भोजपुरी अंचल में एक चीज़ समझ लीजिए कि इस धर से पलायन बहुत हुआ है। जैसा मैंने कहा था कि विदेशिया की संकल्पना वो बाहर से है तब मिली इनको। ऐसा नहीं था कि विदेशिया पहले से नहीं था। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय महाराजा फथुआ सारण इलाके में गोपालगंज जगह है, वहाँ महाराजा फथुआ का राज्य है, एक डायनेस्टी है। उस राजा के दरबार में अवध के नवाब के यहाँ की 2 ईरानी बहनें जो नाचती थी विदेशिया की बात करके, सुंदरी बाई और दुनिया। भिखारी ठाकुर अपने जीवन के एकमात्र और अंतिम इंटरव्यू में राम सुभाग सिंह से कहते हैं कि विदेशिया की बात जैसी चीज़ मैंने सुनी थी। ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो भिखारी ठाकुर का जो विदेशिया है डेवलप कैसे होता है, तो भोजपुरी अंचल में कि इस कारण पलायन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, उसने अपने समय के कलाकारों और साहित्यकारों को खूब प्रभावित किया हुआ है। तो भिखारी ठाकुर का जो विदेशिया है लोकधर्मी नाट्य शैली का से पूर्व सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोरे प्राण बसे हिमखोह रे बटोहिया, जो भोजपुरी का वंदे मातरम मान लीजिए, उसको राष्ट्रीय गीत कहा जाता है, वो रघुवीर नारायण सिंह का था बटोहिया गीत, बटोहिया विदेशिया इस तरीके के। और इसी टेक और धुन पर फिरंगिया, संवरिया, बनीजिया, सिपहिया, पुरबुआ जैसे गीतों की सर्जना धड़ाधड़ हुई है। तो ये जान लीजिए कि इन धुनों का स्वर पीड़ा का स्वर है, अधिकतर के स्वर जो है पीड़ा के स्वर हैं। और विदेशिया का कथानक भी पीड़ा से पैदा हुआ है, वहाँ पलायन की पीड़ा है। तो भोजपुरी सामाजिक जीवन में पसरे इसी अभाव से विदेशिया की रचना संभव हुई। भिखारी ठाकुर खुद गए थे बाहर कमाने के लिए, तो उनको पता था कि बाहर क्या झेलना पड़ता है भोजपुरियों को, कि इस शून्यता को भरना है, ये जो वैक्यूम है इसको खत्म करना है। आगे बात करते हुए मैं कहता हूँ कि ऋषिकेश सुलभ जी का एक कोट है जो मुझे बताना चाहिए कि वो कहते हैं विदेशिया की खासियत के बारे में कि सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक को विदेशिया को रचते हुए भिखारी ठाकुर कलात्मकता के साथ जीवन की व्याख्या करते हैं और अपने गीतों में विभिन्न छवियों वाले जीवन यथार्थ को पिरोते हैं। उनकी कलात्मकता उधार ली हुई या गढ़ी हुई नहीं है, वो अपने देशज और पारंपरिक यथार्थ के गर्भ में सिरजते हैं और युगों से चली आ रही विस्थापन की समस्या और प्रवास की पीड़ा को वो परंपरा से, ट्रेडिशन से नाभिनालबद्ध कर देते हैं। उनका सिरजा हुआ यह दुख काल और स्थान का अतिक्रमण करते हुए हमारी आत्माओं के अतल में पसर जाता है। इसीलिए विदेशिया जब बात होती है तो भोजपुर के सारे इलाकों के वो भीतर उतरता है, क्योंकि उनका भोगा यथार्थ सामने दिखता है। क्योंकि विदेशिया केवल एक नाट्य शैली या एक विधा भर नहीं है या एक नाटक भर नहीं है, अपने लिखे जाने और खेले जाने के समय से ही विदेशिया भोजपुरी अंचल के गबरू जवानों के पलायन और उनकी ब्याहता स्त्रियों के दर्द का दस्तावेज बन चुका था। यह नाटक कीर्तन शैली में रामकथा प्रसंग तथा संस्कृत में गुरु वंदना से शुरू होती है, संस्कृत वाली जो परंपरा है। इसके बाद की भाषा हिंदी में है थोड़ी सी, नाटक के संदर्भ में बता रहा हूँ, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो विधा के तौर पे तभी होती है जब ये पॉपुलर हो गया, लेकिन है मूलतः नाटक ही है और अपनी पॉपुलैरिटी के कारण इसने नाट्य विधा के तौर पे इसे व्याख्यात किया जाने लगा है, जो कहीं से गलत नहीं है। ये तो एक अच्छी बात है कि कोई नाटक इतना मशहूर हो जाए कि उसे एक शैली के तौर पे जान लिया जाए। तो और इसकी मशहूरियत का आलम है कि हमारे समय के बड़े रंगकर्मी संजय उपाध्याय जी विदेशिया के सैकड़ों शो कर चुके हैं देश विदेश में, और हर बार उनका शो एक नए तरीके से आता है। और उनके खासियत तो इस बात से भी है कि विदेशिया को उन्होंने कॉम्पैक्ट किया, जो रात भर चलने वाला आयोजन था उसको उन्होंने कॉम्पैक्ट करके एक थिएट्रिकल तौर पे एक टाइम बाउंड किया उसको, कि कथानक का निर्वाह मुझे इतने घंटे में करना है ताकि और ज़्यादा जाए। भिखारी ठाकुर को ट्रेनिंग नहीं थी, संजय उपाध्याय ट्रेंड है, लेकिन भिखारी ठाकुर ने एक लकीर बना दी ऐसी जो भोजपुरियों की जातीय अस्मिता का सबसे बड़ा चेहरा बन गया, सबसे बड़ी पहचान बन गया। और जब मैं कह रहा था तो भोजपुरी में नाटक बाद में चलते रहता है। शुरू में तो वो गुरु वंदना वगैरह, फिर हिंदी में थोड़ा सा संवाद, और उसके बाद जो है नाटक को जमाने के लिए हिंदी में खड़ी बोली में आते हैं, फिर जो है उसके बाद भोजपुरी में चलता है पूरा नाटक। और दिलचस्प है कि संस्कृत में यह जो गुरु वंदना है ना, ये श्रेण्यवादी संस्कृत परंपरा से नहीं आकर भक्ति परंपरा और सूफी रहस्यवाद से आती है, जिसे सांस्कृतिक अध्ययन में महान परंपरा के तौर पर निर्दिष्ट किया जाता है। इसका कथानक बस इतना है कि गांव का एक युवक जो है अपने दोस्त से कलकत्ता की बड़ाई सुनकर स्वयं कलकत्ता जाना चाहता है, पर उसकी नवब्याहता पत्नी है, वो आशंकित होकर मना कर देती है और न जाने का उससे अनुरोध करती है।
लेकिन पति चुपके से बहाना बनाकर कलकत्ता चला जाता है। कलकत्ते में दिन रात मेहनत करके जब अपनी बाड़ी में वो लौटता है, थोड़े से मनोरंजन के लिए कहीं छोकरे का नाच देख के, पतुरिया का नाच देख के जब लौटता है अपनी बाड़ी में, वहां उसका परिचय एक नवयुवती से हो जाता है। तो संजीव लिखते हैं कि एकाकी जो अकेला लड़का है उसके मन में कामनाएं प्रबल हो जाती हैं। नई नई शादी छोड़ के वो भागा था कि कलकत्ते में कुछ खास देखने, फंस गया कि कलकत्ता वैसा नहीं दिखा उसको। जीवन जीने का प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न उसके सामने खड़ा हो गया था। तो दोनों की स्थितियां, लड़की की भी, जो कलकत्ते वाली लड़की है जिसको रखेलिन कहा गया, तो वो उसकी लड़के की आवश्यकता या दोनों की आवश्यकता कह लीजिए या परिस्थिति की नाजुकता कह लीजिए, दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। और उधर विदेशी जो नायक है, उसकी विदेशी नायक का नाम है, उधर उसकी पत्नी उधर अपनी वियोग में रोती बिलखती रहती है कि, और ये भी सोचती है, जो कि क्योंकि ट्रेडिशनल पत्नी है ना, तो उसको पैट्रियार्की के इस खेल को समझती नहीं है। वो सोचती है पति की क्या दशा हुई, कैसे रहता होगा। उसको ये उम्मीद रहती है कि पति कहीं पे गया है, एक दिन मेरे पास लौट के जरूर आएगा। और इसी बीच एक बटोही आदमी जो संवदिया या बटोही जो है, वो कमाने के लिए कलकत्ता जा रहा होता है। तो इसको पता चल जाता है, तो उसको रोकती है कि बाबा मेरे पति को भी मेरी बात उनको कह देना कि मैं यहाँ अकेले मर रही हूँ। तो वो विदेशी जो है पत्नी की हालत देखकर वो दयाद्र हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो कैसा है तुम्हारा पति। तो वो जो पोइट्री में जो भिखारी ठाकुर लिखते हैं ना, वो पूरे गिरमिटिया भोजपुरियों का, गिरमिटिया नेशंस में आप जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग माइग्रेट होकर गए, ले जाए गए। तो मॉरिशस वगैरह में तो ये लालच दिया गया कि आप वहाँ जाएंगे ना, पत्थर उठाएंगे तो सोना मिलेगा। अभाव का इलाका जो है हमें चीज़ लेके चलता है कि वो सोचता है कि हाँ सही में कुछ अच्छा होगा, क्योंकि पलायन हमेशा बेहतरी के लिए होता है। चाहे आज मुंबई में देख लें या कलकत्ता देख लें या फिर पंजाब के खेतों में देख लें, जो भी, चाहे मिडिल ईस्ट में जो भोजपुरी गए हैं, सब बेहतरी के लिए जाते हैं, एक सपने को लेके जाते हैं। तो पलायन एक सपने की तरह आता है, जीवन शैली को बेहतर करने के लिए, कि सब बेहतर होगा एक दिन। तो हुआ ये कि वहाँ कहा गया मॉरिशस के लिए भोजपुरियों को कि वहाँ पत्थर उठाओगे तो सोना मिलेगा। सोना तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपना लाल सोना जो है शरीर का, लाल पसीना बहा के, चाबुक खा के उस शहर, उस मिट्टी को उन्होंने सोने जैसा जरूर बना दिया। ये गिरमिटियों की पहचान रही। गिरमिटिया यानी एग्रीमेंट करके जो ले जाए गए थे। तो खैर, बटोही को प्यारी सुंदरी कहती है कि मेरे पति को ढूंढ के आपको लाना है, और इस क्रम में जो भिखारी ठाकुर उनका चेहरा नैन नक्श बताते हैं, वो पूरे गिरमिटियों की पहचान है दरअसल। और उधर क्या है कि जब बटोही जाके उसको बताता है उसके पति को, तो वो तब उसको याद आती है, अरे ये तो मैंने गलत किया, लौट आना चाहता है। तो उधर की पत्नी को भी बोलता है कि मैं थोड़ा गांव से आना चाहता हूँ, लेकिन वो शहरी पत्नी है और बिना शादी के एक रिलेशन में रह रही है, उसके बच्चे भी हैं, वो नहीं मानती। वो पीछे पीछे पति के आ जाती है, रास्ते में उससे सब चीज़ छीन लिया जाता है। और लेकिन बावजूद इसके जब गाँव सब पहुँचते हैं, सब गंवा के विदेशी पहुँचता है, तो प्यारी सुंदरी इसी बात से खुश जाती है कि कि मेरा पति लौट आया, भले उसके साथ एक महिला आ गई है। लोक में देखिए ना, लोक में एक इस तरीके का अवकाश स्त्रियों का नहीं रहा कि वो इस तरीके की स्थिति में रिवोल्ट कर दे। तो वो कहते हैं दोनों बहनों की तरह, और कहानी सुखांत की तरफ चली जाती है। तो विदेशिया की कहानी दरअसल, इस नाट्य की कहानी जो है जितनी सरल दिख रही है ना, और सहज उतनी है नहीं। आंतरिक प्रवर्सन, जो इंटरनल माइग्रेशन है, आंतरिक प्रवर्सन की पीड़ा नहीं छुपी है, बल्कि भोजपुरी अंचल में व्याप्त शोषण और अभाव की बहुस्तरीय परतों का भी बयान है। इसीलिए विदेशिया को विस्तार से पैदा हुई हलचलों के संदर्भ में ही परखना होगा। कॉलोनियल टाइम पीरियड के विदेशिया पूरी तरह से पारंपरिक या लोक संस्कृति का अंग नहीं है। वह भारत के औपनिवेशिक दौर की ऐसी रचना है जब बाजार के लिए उत्पादन शुरू ही हुआ था। इसीलिए इसके अभ्युदय के साथ साथ एक नया सांस्कृतिक धरातल जन्म लेता है। सूत्रधार नाटक शुरू होने से पहले एक थिएट्रिकल टेक ऑफ के लिए एक बात कहता है। इस तमाशे में 4 पात्र होंगे, तमाशा कहा जाता है उसको। विदेशी, प्यारी सुंदरी, बटोही, रखेलिन अथवा विदेश। ये मतलब प्यारी सुंदरी, विदेशी, रखेलिन और बटोही। अब इसका एक भिखारी ठाकुर ने ना, जो जीवन की पाठशाला का पढ़ा हुआ आदमी है, वैसा थिएटर वाला आदमी है, जिसको किसी राडा से पढ़ के नहीं आया, किसी एनएसडी से पढ़ के नहीं आया, वो जीवन के रंगमंच को पढ़ा है उसने। इसकी कैसी मतलब सूफियाना व्याख्या करता है। उसका जो सूत्रधार आता है, कहता है कि विदेशी ब्रह्म है, प्यारी सुंदरी जीव है इस नाटक में,
बटोही धर्म है और रखेलिन माया है, जो कलकत्ते वाली है। और एक रिसर्च में चंद्रशेखर जेएनयू के एक रहे रहस्यात्मक जो व्याख्या है ना, जो ये अमुक ब्रह्म है, अमुक माया है, धर्म है, इसके परे सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसका कच्चा चिट्ठा खोलती है विदेशिया। तो इसको सिर्फ उस तरीके से देखना कि ये एक सूफियाना बात कहते हुए एक स्टैब्लिश किया जाएगा कैसे धर्म की स्थापना होगी, ये बात कही जरूर जाती है, लेकिन लोक में क्या है ना, इस तरीके का एक आधार जरूर लिया जाता है जिसमें लोकोपदेश दिया जा सके। लेकिन तो आप देखेंगे कि उसमें एक विवाहिता जिसका पति छोड़कर उसको चला गया है, उससे झूठ बोल के, उसको पड़ोस का कोई युवक उसको उसके साथ गलत करना चाहता है, उससे बचने की लड़ाई लड़ रही है समाज में अपने अस्तित्व के लिए, जिसकी कोई गलती नहीं, उसका पति छोड़ के चला गया है। तो कहीं उड़हरिया एक टर्म है जो बिना शादी की स्त्री रहती है किसी के साथ, लिविंग जैसा मसला, वो उस विशेषण से उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है सोसाइटी में तब और अभी भी कई समाजों में। तो वो जो है की जो रखेलिन है, पुरजोर जो छटपटाहट है और अर्थतंत्र का जो लूट लेता है, इस शहर में रहने के बावजूद, पूरा जीवन खपाने के बावजूद जब नायक लौटना चाहता है तो उससे भी सारी चीज़ें लूट लेता है। तो अर्थतंत्र का जो पूरा कालुष्य है, प्रवासी जीवन की जो वेदना है, वो सब कुछ इसमें अंतर्निहित है। विदेशिया की जो विशेषताएं हैं ऐसी हैं कि अगर हम लोकप्रिय संस्कृति का रूप इसे कहें तो इसी अर्थ में एक तरफ तो यह एक सामूहिक मनोवृत्ति थी इस इलाके की, लेकिन इसकी रचना समाज के एक विशेष तबके द्वारा विशेष सांस्कृतिक रूपाकार में हुई। 20वीं सदी के शुरुआती समय में सारण में अवस्थित जो विदेशिया है कल्चर, ये पूरे भोजपुरी इलाके में फैला और बाहर तक गया। और ऐसा है कि थोड़ा सा अगर इसको हम डिस्कसिव फॉर्मेशन के तौर पे देखें, एकेडमिक डिस्कसिव फॉर्मेशन पे, तो आप देखेंगे कि पुरुष का जो चरित्र है विदेशी का, वो हमेशा एक संदिग्ध परिस्थिति पैदा करता है। बंद खिड़कियां, दरवाजों के भीतर की जो स्त्री है वो स्वयं को कभी सुरक्षित समझती नहीं है, क्योंकि उसका घर पुरुष की अपरिचित दुनिया से घिरा हुआ है। और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना में स्त्री महज एक ऑब्जेक्ट बनकर या बनाकर देखी जाती रही है। तो बहुत डिटेलिंग में इसके नहीं जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि जब उसका पति नहीं है, कलकत्ते चला गया है एक नवविवाहिता का, तो उसका पड़ोसी जो रिश्ते में गांव के देवर है, ये भी थिएट्रिकल एक तरीके कंट्रास्ट पैदा करने के लिए भिखारी ठाकुर ने रचा है। और इस समाज की वास्तविक सच्चाई है कि वो आहा के प्रलोभन देता है कि तुम्हारा पति नहीं है, तो जानता है कि बिना पति के है, तो कहते हैं कि भौजी तू जैसन अलबेली कटीली बाड़ू, तैसन हम मन तन के मस्ताना तैयारी हई, जैसे तू चाह करबू तन मन से हमरा के, तैसे हम धन जन से तुम्हारी हैं। वो कहता है कि देखो तुम जैसी अलबेली और कटीली हो, वैसा ही मैं तन का मस्ताना हूँ, और बाकी लालच देता है। लेकिन वही है ना कि ये जो परंपरा से भाव भर दिया गया है ना कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का है, हिंदू संस्कृति में बेटियों के भीतर ये जो भाव भरा जाता है, उसके परे भिखारी ठाकुर की नायिका नहीं है। पति की दगाबाजी के बावजूद उसके सामने यही सांस्कृतिक सवाल है इस नाटक में, जो कहता है कि प्यारी के मन लागल बाटे, यानी प्यारी का मन लगा हुआ है जहुआ बाड़न राम, यानी जहां मेरे राम हैं। माड़ो में सतबंध, यानी जो विवाह के मंडप में सतबंध हुआ, 7 कसमों का बंधन हुआ, भइल बा कहत भिखारी हजाम। भिखारी ठाकुर बेसिकली वह हजाम जाति से थे, नाई जाति से थे, लेकिन पुरुष का इस तरीके की भावनात्मक बातों से कोई वास्ता नहीं है, या वो ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करता इस तरीके के अटैचमेंट को। वह तो दुष्टता पे है ना। और इधर तो रीतिकालीन कई सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको। तो सारी लड़ाई विदेशिया के मार्फत सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सच्चाई को भिखारी ठाकुर इशारा कर रहे हैं, वह आज भी उतनी ही शिद्दत से भोजपुरी अंचल में व्याप्त है। भिखारी ठाकुर आधुनिक स्त्री विमर्श के उस सवाल की तरफ, जब कहा जाता है कि मैन इज द सब्जेक्ट ऑफ डिजायर, को अपने अनजाने ही बिना किसी स्कूल में गए वो कलाकार में उठा रहे थे। जी, इस थॉट प्रोसेस क्या था इस आर्ट फॉर्म के पीछे, तो मैंने, अगर आप इस बहस में शुरू में आप देखेंगी तो मैंने बता दिया था कि कई सारे छोटे छोटे लोक फॉर्म थे जो कंबाइंड कुछ नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति हुआ भिखारी ठाकुर जो इस फॉर्म के प्रणेता हुए, जो लीडर हुए, जिनसे जाना गया। वो कलकत्ते में थे, उड़ीसा में थे। तो रामलीलाओं को, जो उधर के जो नाट्य फॉर्म थे, बाउल, इस तरीके की चीज़ें, रासलीलाओं को उन्होंने खूब सारा देखा। और इधर जब लौट के आए ना, तो उन्होंने कहा कि यार हमारे तरफ ये चीज़ क्यों नहीं है।
तो फिर आके उन्होंने जो मूल रूप से जो पहले से चली आ रही कई सारी विधाएं थी, जैसे उसमें से एक नचनिया का नाच था, उसको उन्होंने एक अपने इलाके के समस्याओं के साथ एक कथानक के तौर पर डेवलप करके इसको बनाया। माइग्रेशन उसमें एक बड़ा सवाल था, विदेशिया में माइग्रेशन बड़ा सवाल है। दूसरा, स्त्री के वुमेन के राइट ऑफ द वूम्ब का जो सवाल है, वो सवाल गबरगी चोर उनके नाटक में है। मेरे ख्याल से आपको जानकर खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि जब द सेकंड सेक्स नहीं लिखा गया था सिमन दबुआ के तहत के द्वारा, उसके पहले भिखारी ठाकुर जो किसी स्कूल में नहीं गए, जैसा मैंने शुरू में कहा, उस व्यक्ति की नायिका राइट ऑफ द वूम्ब की बात करती है कि मेरे कोख में जो बच्चा पल रहा है उस पर राइट किसका होगा, क्योंकि उसका बच्चा किसी और से हो रहा है और उसका पति कलकत्ते से उस बच्चे पे राइट लेने आया है अपना। तो कई सारी चीज़ें समाज में जो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ों को लेके बेमेल विवाह की समस्या, जाति प्रथा की समस्या, जो शोषण का तंत्र था, सामंती शोषण का, फिर बाल्ट सिस्टम था ना, अनाज देंगे काम के बदले कैश नहीं देंगे, तो इसके लिए भी माइग्रेशन हो रहा था। जमींदार के पास सारी ज़मीन थी, आप ज़मीन की बटाई कर रहे हैं तो उसका शोषण अलग था, मौसमी प्रवास था। और फिर भिखारी ठाकुर का डेवलपमेंट जो है दो विशुद्धों के बीच का है, और इस इलाके में पूरा का पूरा चलता रहा है। 10,000 से ज़्यादा तो वर्ल्ड वार में ही इधर के सारण इलाके के लोग शामिल रहे हैं। देहान का एक रिसर्च आर्टिकल है लाइवलीहुड इन सारण का, माइग्रेशन एंड, उस रिसर्च में बाकायदा भूमिहीनता, सामंती प्रवृत्ति और कैश का नहीं मिल, दूसरा सेना में बहाली जैसी चीज़ें, कई सारी चीज़ें थी, स्त्रियों की उपेक्षा, सारे रीजन थे इस इलाके के। तो यही थॉट प्रोसेस था इस आर्ट के पीछे, क्योंकि मैंने बताया कि हर फोक फॉर्म की तरह लाइव सिंगिंग का इसलिए मसला था कि वो जिस समय डेवलप हुआ है ना, उस पीरियड के हिसाब से सोचिए, उन्होंने एक डेवलप किया कि समाजी जैसी चीज़ होगी, पर्दे के पीछे वो आगे बैठेंगे स्टेज के दीवार से लगा हुआ, और उस पर बैठ के सारे लोग गाएंगे, और उसके बाद उसमें से निकल के एक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें, और देन वापस बैक टू वो समाजी ग्रुप, उसमें आके फिर गाने बजाने भी लगेगा। तो लाइव सिंगिंग पार्ट फोक फॉर्म में, हर फोक फॉर्म में लाइव सिंगिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इधर वो आप चाहें छत्तीसगढ़ का कोई फॉर्म हो, नाचा का, आनंद छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हमारे साथ, वो वहाँ का फॉर्म हो, या फिर हमारे इलाके का कुछ भी हो, या माच का या राजस्थान का कुछ भी, कल आप तमाशा का भी देखेंगे, लेकिन उसमें क्या एक्टर रहेंगे। लेकिन हमारे में क्या है विदेशिया में कि मूल गायन रहता है, मूल गायक गाएगा, लेकिन जो बजाने वाले हैं वो कोरस करने एक्टर भी बैठ जाता है, फिर किरदार में घुस जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो यही सारा प्रोसेस फॉलो होता है पूरे। और चूंकि हमेशा क्या है ना, एक और चीज होती है जिसको लोग कहते हैं कि थियरी ऑफ एलिनेशन जैसा, तो हमारे लोक में कि आप, और दूसरा प्लेस का एक मामला जो बनता है थिएटर में, वो जो भोजपुरी का फोक थिएटर है, 3 स्टेप चलेगा स्टेज पे और तुरंत टाइम एक्शन प्लेस में वो तोड़ फोड़ कर देता है, बड़ा रचनात्मक तोड़ फोड़ की। वो कहता है कि कहाँ है कलकत्ता, तो कलकत्ता बहुत दूर है। तो वो स्टेज पे 3 स्टेप चलता है, कहता है धड़ाम धड़ाम धड़ाम, म्यूजिकल एकदम, वो नगाड़ा बजेगा पीछे, 3 स्टेप चल के वो सीधे इंटर कर जाता है कलकत्ता में, और ऑडियंस के सामने कहता है कि अरे इतना बड़ा शहर। आप समझिए कई सारी चीज़ें जब लाइव आप देखेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। और रिलेशन के बाद क्या, डायरेक्ट उसमें एक्टर जो है नाटक के क्रम में लोगों से बात करता रहता है, जैसे किसी नाचते नाचते क्या करते हैं, उसी सोसाइटी में खड़ा होकर उसी के प्रॉब्लम को उठाते हुए जो कारक जातियां हैं या तत्व हैं उनको क्वेश्चन कर देते हैं वो लोग। ये लोग की बड़ी ताकत है। तो खैर मैं इसके उत्तरार्ध पे अब चलता हूँ कि जिस 2-3 मोटी मोटी बातें कहता हूँ कि विदेशिया की कथा और उसके कवित्व में लोक व्याप्त जो गीति कथा है, जिसको सिंगिंग की बात आप कर रहे हैं, वो अंश अवश्य, क्योंकि यही लोक साहित्य की विशेषता भी है कि वह अपने प्रोज में भी पोएटिक होता है और उसकी पोएट्री में भी एक तरीके की गद्यात्मकता होती है। और विदेशिया की सच्चाई जो है वो आर्थिक और सांस्कृतिक फेनोमिना होने के साथ साथ उसके अपने समाज के सामाजिक स्थितियों से भी जुड़ती है। तो जहाँ पारंपरिक रंगसूत्र हैं इसमें, वहीं स्त्री चेतना का पक्ष भी है और पलायन करते गिरमिटियों का, तो वो जीवन दशा की सूचना भी है। और जो मैंने कहा था कि पूरे गिरमिटियों का बयान कैसे डेवलप हो जाता है, तो वो गिरमिटियों कथा इस तरीके से आती है कि करिया ना गोर बाटे, काला नहीं है गोरा नहीं है, गेहूं रंग का है, लामा नहीं होंगन नाटे, यानी लामा भी नहीं है नाटा भी नहीं है, मझिला जवान श्याम सुंदर, मझोले कद का श्याम सुंदर बटोहिया, घुटी पे घुटने तक धोती का कोर है,
नाक जो है सुग्गा गटर तोते की चोंच की तरह है, सिर पर टोपी है, छाती चाकर है, चौड़ी छाती है, ऐसा है बटोहिया। और पूरा तोताराम सनाडे हो चाहे अभिमन्यु अनंत हो, सब लोग यही मतलब सारी बातें वो बताते हैं जो। और एक और चीज़ है जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं चूँकि उत्तरार्ध पे हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि आप कितना विदेशिया को समझ पाए हैं, लेकिन जो विदेशिया का जब आप कल्चरल स्टडीज़ करते हैं ना, तो उन स्त्रियों की तरफ भी जाता है जिनको मैंने उड़हरिया कहा था, जो रखेलिन टाइप की औरतें हैं। तो कलकत्ते में देखिए सोनागाछी बड़ी जगह है। अंग्रेजों ने जब कलकत्ते में कंपनी स्थापित करनी शुरू की तब वो अकेले ही थे, और देश की ज़रूरतों ने वेश्याओं की तलाश की और एक जगह बना दी गई सोनागाछी। लेकिन कालांतर में इन औरतों को भी मान्यता प्राप्त संस्था या बंधन की ज़रूरत थी। भोजपुर अंचल से जो प्रवासन हुआ, भोले भाले श्रमिक जो उधर गए, इन औरतों का संबंध इन्हीं भोजपुरी विदेशियों से हुआ। विदेशिया कोई फॉरेनर के लिए टर्म नहीं है, अपने मुल्क से बाहर गया हुआ आदमी विदेशिया के तौर पे जाना गया है। तो जो हमारे इलाके में, भोजपुरी इलाके में पूरब का, जो पूरब देशों का जो चरित्र है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। विदेशिया को जब समझिएगा तो पूरब का कॉन्सेप्ट भी समझिए। मैं आपका उत्तर लूँगा सागर, मैं बताऊँगा आपको। तो उसमें जो है ना, तो पहले जानिए इस इलाके में ही नहीं, भिखारी ठाकुर में भी रामचरितमानस का एक आदर्श बैठा हुआ था। दूसरा कि वो जो भी इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे वो रामराज ही परंपरा जैसा लगना चाहिए, आदर्शवादी स्थिति होनी चाहिए, परिवार नहीं तोड़ना चाहते हैं किसी भी स्थिति में। लेकिन पूरब की जो लोक प्रसिद्ध छवि है भोजपुर इलाके की, वह उसमें अजब तरीके का कॉन्ट्रास्ट है। वहाँ भोजपुरी औरतें पूरब देश को, यानी बंगाल और असम की औरतों को ना जादूगरनियों की तरह समझती थी, जो उनके पतियों को भेड़ वेड़ बना के रख लेती थी। उनके सौंदर्य में फंस के इनका पति उधर ही रह जाता था। तो लोक गीतों में काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। पिया मोर मती जाओ पूर्वुआ, मेरे पति तुम पूरब मत जाओ। पूरब देश में टोना, जादू टोना बहुत है, बेसी बा, पानी बहुत कमजोर, वहाँ का पानी बहुत कमजोर है। और वो कहती है कि सुनत बानी आँख पानी देत बा, सारी भल सारा बोर, कहती है आँख से पानी बहुत निकल रहा है, तो इसलिए आप पूरब मत जाओ। पूरब देश यानी प्रवसन वाला देश, जहाँ से कोई लौट के नहीं आता। तो विदेशिया में एक कॉन्टेक्स्ट ये रहा। दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं हिंदी थिएटर ऑल्सो अडॉप्टेड द विदेशिया फोक थिएटर स्टाइल, प्लेज लाइक ऋषिकेश सुलभ, मुलुक नहीं वो टाइपो एरर है, ऋषिकेश सुलभ किया है। माटीगढ़ पर एक कहता हूँ कि अपने कथ्य में और अपने प्रेजेंटेशन में इतनी मशहूर हो गई कि उसने एक नाट्य फॉर्म का रूप ले लिया। विदेशिया मूलतः एक नाटक है, इस बात को समझ लीजिए, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन के स्टाइल ने कई सारे समन्वित रूपों को एक साथ लिया है। इसको ऋषिकेश सुलभ जी भी कहते हैं। तो इधर के नाटककारों ने, और ऋषिकेश सुलभ खुद भोजपुरिया हैं, उस रीजन के हैं जहाँ के भिखारी ठाकुर हैं, तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा, चाहे माटी गाड़ी, अमली, ये सब चीज़ें, तो उन्होंने विदेशिया फॉर्म चुना, उसी तरीके का सेटअप में डेवलप किया। तो इसको विदेशिया थिएटर स्टाइल कह के डेवलप किया गया और भोजपुर अंचल की पहचान बन गया। मैं इसमें बिल्कुल गलत नहीं समझता इसको, लेकिन मूल रूप से विदेशिया एक नाटक है, ये बात एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। ठीक है सागर, यही मेरा स्टैंड यही है। लेकिन अगर कोई नाटक अपनी प्रेजेंटेशन में एक शैली का रूप ले ले, पॉपुलैरिटी के कारण, अपने अगाध पॉपुलैरिटी के कारण, और लोग उसमें एक्सपेरिमेंट करने लगे, उसी के आधार पर नाटक लिखने लगे और वो भी उतनी पॉपुलैरिटी ले, तो इसमें थिएटर का ही भला है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये खास तौर पे उसका क्रिएटिव एक्सटेंशन ही माना जाना चाहिए, मेरा स्टेक यही है। हाँ, तो अब जो है मुझे लगता है कि विदेशिया पे मेरा अपना एक जो स्टेक है वो मैं कह दूं कि विदेशिया को 19वीं सदी का, जो कि उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के भीतर एक खास तरीके के कल्चरल सोशियोलॉजिकल वातावरण के संदर्भ में देखे जाने की ज़रूरत है इस पूरे थिएट्रिकल फॉर्म को, जिसके न केवल आर्थिक और सामाजिक कारण है, बल्कि एक राजनीतिक कारण भी है कि अगर क्या वजह है कि इस इलाके से लगातार पलायन होता रहा। और शायद यही वजह है कि कल्चरल और इकोनॉमिकल जो मोड जितने भी हुए आदमी के, मानव समाज के, वो जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। और चंद्रशेखर जिनकी चर्चा हमने पीछे की, उसे कल्चरल, विदेशिया को तो कल्चरल पॉलिटिक्स ही कहते हैं। वो मतलब उसको एक इस संदर्भ में जब आप देखिएगा तो इस इलाके का समाज हमेशा से एक तरीके कल्चरल पॉलिटिक्स के दौर में रहा है। धनंजय सिंह जिन्होंने विदेशिया पे उन्होंने भी एक काम किया है, उन्होंने इसको कहा ये कल्चरल पदबंध है एक तरीके का। और
गिरमिटिया या कलकतिया होना, यानी मजदूर जो जाता था गिरमिटिया मजदूर, एग्रीमेंट से गिरमिट बना, एग्रीमेंटिया गिरमिटिया, तो वो या कलकतिया जो मजदूर हो जाते थे वो आर्थिक पदबंध है, यानी विदेशिया सांस्कृतिक है, बाकी कलकतिया या गिरमिटिया वो आर्थिक पदबंध है। तो पारंपरिक अर्थों में देखा जाए तो विदेशिया को राजनीति का रूप तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर है कि परंपरागत अर्थों में विदेशिया को लोकप्रिय संस्कृति की, भोजपुर इलाके के लोकप्रिय संस्कृति के प्रतिनिधि रचना, प्रतिनिधि थिएट्रिकल फॉर्म के तौर पर मानी जा सकती है, जिसके परिस्थितिजन्य कुछ राजनीतिक और सामाजिक अर्थ भी निकलते हैं, लेकिन केवल इसे माइग्रेशन के एक घटना के तौर पे व्याख्यायित करना संभव नहीं है। चूंकि इसके लिरिकल रहा, भोजपुरी का रहा, तो मैंने इस बारे में हमेशा इस बात को काटने की कोशिश की है कि इसको इसलिए काट दिया कि बहुत सारे लोग जो नॉन भोजपुरी होंगे वो शायद समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने उसको चुनिंदा चीज़ों को रखा। और आप देखेंगे इस इलाके की कथा कहते कहते कई सारे लोग इस ट्यून को लेते हैं। मसलन स्वानंद किरकिरे ने गीत गाया हजारों ख्वाहिश ऐसी में कि पिया गेले कलकतवा हे सजनी, गुड़वा में जूता नहीं खे माथा पे छतवा, कैसे चलत हुई है रहतवा ये सजनी। तो चीज़ें इस इलाके की कथा कहने के लिए विदेशिया एक बेंचमार्क तो है, एक सिग्नेचर है, इसके बाद ऑथराइज्ड हो जाती हैं चीज़ें कि हाँ उस इलाके की कथा है तो विदेशिया उसका एक हिस्सा है। जो है आई एम वेरी थैंकफुल टू कोकोनट थिएटर एंड ticketninja.in for organizing this superb online session series and thank you for inviting me। तो ये रही पूरी बातचीत। मैं फिर से इस चाय वाय एंड रंगमंच सीजन 2 लोक कला के संघ के ऑर्गेनाइजर्स कोकोनट थिएटर और टिकट निंजा को फिर से थैंक यू कहता हूँ। विदेशिया मूलतः नाटक है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी ने उसको नाट्य रूप का एक शैली का रूप दे दिया है, जो इसके लिए इसका एक्सटेंशन ही क्रिएटिव माना जाना चाहिए। अदरवाइज जो इसको अलग अलग बांट के देखते हैं। बात मेरी समाप्त होती है। मैं फिर से आप सबको प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, शुक्रिया। आप सबको पुनः धन्यवाद। थैंक यू ऑल।